सम्राट नेपोलियन 1804 से 1814, 1804 से 1814 तक पूरे 10 वर्ष तक सम्राट बना रहा नेपोलियन। और इन 10 वर्षों में उसे निरंतर युद्ध लड़ने पड़े। इनमें से अधिकांश युद्धों में उसे विस्मयजनक सफलताएं मिली। अंतिम युद्ध की पराजय ने, जो अंतिम युद्ध हुआ उसमें जो है वो पराजय हुआ, उस पराजय ने उसकी सभी सफलताओं पर पानी फेर दिया। फिर भी इन 10 वर्षों की अवधि में संपूर्ण यूरोप का घटनाक्रम उसके इशारे पर घूमता रहा और वह यूरोपीय राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया नेपोलियन। इसलिए 10 वर्षों को इतिहास में नेपोलियन का युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1804 से 1814 का समय वो नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता है। उसकी गिनती विश्व के 3 महान विजेताओं में की जाती है। ये 3 महान विजेता सिकंदर, सीजर, शार्लमेन है। इनमें जो है नेपोलियन की गिनती भी आती है। यूरोप की प्रभुता का प्रयास नेपोलियन ने, यूरोप की प्रभुता का प्रयास, सम्राट बन जाने के बाद नेपोलियन ने यूरोप की प्रभुता प्राप्त करने का प्रयास किया और फ्रांस की राजक्रांति ने यूरोप के सभी देशों को चिंतित करके रखा। फ्रांस के विरुद्ध गुट बनाकर संघर्ष भी किया गया था, लेकिन नेपोलियन ने इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों को समय समय पर पराजित करके और शत्रुओं के गुटों को तोड़ डाला। अंत में इंग्लैंड और फ्रांस में आमीन्स की संधि हुई, जिसकी चर्चा हम उससे पहले कर चुके हैं। जब इंग्लैंड ने आमीन्स की संधि के अनुसार माल्टा द्वीप खाली करने से इनकार कर दिया, तो नेपोलियन ने इंग्लैंड के विरुद्ध पुनः दोबारा युद्ध छेड़ा और इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध तीसरी बार गुट बनाया। इस तीसरे गुट में कौन कौन थे? तीसरे गुट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन, ये तीसरे गुट में थे। नेपोलियन ने जर्मनी में इंग्लैंड के छोटे से राज्य हनोवर, इस पर आक्रमण कर उसको जीत लिया और 1805 में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सुप्रसिद्ध ये ट्राफालगर का जल युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज जल सेना नायक नेल्सन ने फ्रांस और स्पेन के संयुक्त जहाजी बेड़ों को नष्ट कर दिया। इस भयंकर युद्ध में नेल्सन भी मारा गया। नेपोलियन ने इस पराजय का बदला स्थल युद्धों में लिया। नेपोलियन ने अपनी विशाल सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक सेना को सीधे ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने का काम सौंपा गया। ऑस्ट्रिया का सेनानायक मॉक या 80,000 सैनिकों के साथ उल्म नामक स्थान पर डटा हुआ था। नेपोलियन की दूसरी सेना ये 500 मील का लंबा चक्कर लगाकर जर्मनी को पार कर उत्तर दक्षिण की ओर ऑस्ट्रिया की सेना को पीछे से दबोच लिया। उल्म के इस युद्ध में बिना अधिक रक्तपात के ऑस्ट्रिया 60,000 सैनिकों और 30 जनरल बंदी बना लिए गए। 120 तोपों पर अधिकार कर लिया गया। इस सफलता ने फ्रांसीसी सेना के लिए राजधानी वियना का मार्ग खोल दिया और 3 सप्ताह के बाद एक विजेता के रूप में नेपोलियन ने वियना में प्रवेश किया। ऑस्ट्रियन सम्राट पहले ही राजधानी छोड़ करके उत्तर की ओर चला गया था ताकि रूसी सेना से संपर्क कायम कर सके और 2 दिसंबर 1805 को ऑस्टरलीच का युद्ध लड़ा गया, जिसमें नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस इसकी संयुक्त सेनाओं को परास्त किया। विवश होकर के ऑस्ट्रिया को पुनः फ्रांस से प्रेसबुर्ग की संधि करनी पड़ी। इस संधि से ऑस्ट्रिया को बहुत बड़ा अपमान सहना पड़ा। उसे फ्रांस को वेनेशिया और डल्मेशिया तथा बवेरिया को टाइरोल और बेडेन को बर्टेमबर्ग के क्षेत्र सौंपने पड़े। ऑस्टरलीज के दुर्गामी परिणाम निकले। अब नेपोलियन राजाओं का निर्माता बन गया, क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्र में राजा बनाने लगा, राजा नियुक्त करने लगा। 1800 में उसने राजाओं का निर्माण किया, यानी कि राजाओं की सृष्टि की। बवेरिया और बर्टेमबर्ग को जो अब तक जो है ठिकाने मात्र थे,
उनके जागीरदारों को राजा का पद दे दिया गया। नेपल्स के रिक्त सिंहासन पर उसने अपने भाई जोसेफ को बिठा दिया। बटाविया के गणतंत्र को राजतंत्र में बदल दिया और नेपोलियन ने अपने दूसरे भाई लुई को वहाँ पर राजा बना दिया। इसके बाद उसने जर्मनी का रूपांतरण किया। अनेक छोटे छोटे जर्मन राज्यों को समाप्त कर दिया और राइन राज्य संघ का निर्माण किया उसने, जिसमें बवेरिया, बर्टेमबर्ग और जर्मनी के अन्य 14 राज्य शामिल थे। नए जर्मन संघ ने जर्मन सम्राट के प्रति अपनी भक्ति को त्याग कर नेपोलियन को अपना संरक्षक मान लिया। इसके बाद पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। पवित्र रोमन साम्राज्य लगभग 1000 वर्ष पहले से चला आ रहा था। जर्मनी को बहुत सी छोटी छोटी रियासतों पर अपना वर्चस्व बना हुआ था। राइन राज्य संघ के निर्माण के बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस को पवित्र रोमन सम्राट के पद त्यागने के लिए विवश किया। इस प्रकार औपचारिक रूप से इस साम्राज्य का अंत हो गया। जर्मनी में नेपोलियन के हस्तक्षेप से प्रशिया नाराज हो गया, क्योंकि वह जर्मनी का एक प्रमुख राज्य था और मौजूदा व्यवस्था का लाभ उठा करके स्वयं अपना राज्य बढ़ाना चाहता था। लेकिन नेपोलियन को पहले से ही प्रशिया पर भरोसा नहीं था। अब जब प्रशिया ने युद्ध शुरू किया तो नेपोलियन पूरी तरह से तैयार था। जेना और आयस्तात के युद्ध में उसने प्रशिया को बुरी तरह से पराजित कर दिया और 25 अक्टूबर 1806 को एक विजेता के रूप में नेपोलियन ने राजधानी बर्लिन में प्रवेश कर लिया। वह प्रशिया के शासक के विरुद्ध सख्त कदम उठाना चाहता था, लेकिन पहले से रूस से निपटना आवश्यक था। नेपोलियन रूस की तरफ बढ़ा और एलाऊ के युद्ध में दोनों पक्षों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए, फिर भी यह युद्ध अनिर्णायक रहा। इसके बाद फ्रीलैंड के युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हो गया और 4 महीने बाद 14 जुलाई 1808 को मेरिगो का विख्यात युद्ध लड़ा गया, जिसमें नेपोलियन ने रूस को निर्णायक शिकस्त दी और रूस को विवश होकर के टिलसिट की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। टिलसिट की संधि सम्राट नेपोलियन के उत्कर्ष की चरम सीमा थी। नेपोलियन ने अपनी शानदार कूटनीति के द्वारा क्रांति के एक प्रबल शत्रु को अपना मित्र बना लिया और दोनों ने यूरोप को आपस में बांट लेने का निश्चय किया। नेपोलियन ने रूस को फिनलैंड हड़पने की छूट दे दी। तुर्की साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों को देने का भी आश्वासन दिया। बदले में रूस ने नेपोलियन द्वारा अब तक लिए गए परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया गया। रूस के जार जोर देने पर नेपोलियन ने प्रशिया के राजतंत्र को कायम रखा, लेकिन उस पर कठोर शर्तें लाद दी। प्रशिया को एल्ब नदी के पश्चिम का अपना सारा क्षेत्र छोड़ना पड़ा और इस क्षेत्र के साथ जर्मन राज्यों के अन्य क्षेत्र मिला करके वेस्टफेलिया नाम का एक नया राज्य बना लिया गया। नेपोलियन ने अपने भाई जेरोम को इस राज्य का नया राजा बना दिया और प्रशिया के पूर्वी भाग का कुछ क्षेत्र छीन लिया और इसे सैक्सनी राज्य को दे दिया गया। इस प्रकार 2 वर्षों के भीतर ही नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रूस की शक्ति को चकनाचूर कर दिया और यूरोप की कोई सेना अब उसका सामना नहीं कर सकती थी। अब केवल इंग्लैंड शेष रह गया, इंग्लैंड बाकी रह गया था। अब उसके बाद जो है पतन की ओर, अब पतन किस प्रकार से हुआ नेपोलियन का, पतन की ओर नेपोलियन। नेपोलियन के पतन जो है किन किन प्रकार से हुआ। एक तो जो है महाद्वीपीय प्रणाली, महाद्वीपीय प्रणाली, नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली, इसमें यूरोप की प्रभुता प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड को पराजित करना आवश्यक हो गया नेपोलियन के लिए, क्योंकि इंग्लैंड ही बचा था और इंग्लैंड चारों तरफ से वो समुद्र से घिरा हुआ था और उसके पास अजय सामुद्रिक सेना थी। इंग्लैंड के पास बेड़ा थे। फ्रांसीसी बेड़े और सेनाओं द्वारा इंग्लैंड को नहीं हराया जा सकता था, लेकिन नेपोलियन को विश्वास था
कि अप्रत्यक्ष रूप से उसे परास्त करना अवश्य संभव हो सकेगा। प्रत्यक्ष रूप से उसको नहीं हरा सकते इंग्लैंड को, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो नेपोलियन ने इंग्लैंड को झुकाने के लिए एक नई नीति का प्रयोग किया, और वो नई नीति जिसे व्यापार बहिष्कार नीति अथवा महाद्वीपीय प्रणाली या महाद्वीपीय नाकेबंदी, एक नई नीति अपनाई उसने महाद्वीपीय प्रणाली, या तो इसको महाद्वीपीय प्रणाली कह दें या महाद्वीपीय नाकेबंदी, महाद्वीपीय नाकेबंदी या बहिष्कार नीति। बहिष्कार नीति तो महाद्वीपीय नाकेबंदी, महाद्वीपीय प्रणाली, बहिष्कार नीति उसने फ्रांस ने अपनाई, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड को नहीं हरा सकता था। महाद्वीपीय नाकेबंदी, नेपोलियन जानता था कि इंग्लैंड की शक्ति का स्रोत उसका व्यापार है, क्योंकि व्यापार से जो भी संपत्ति कमा रहा है वो व्यापार से कमा रहा है, और उसके उपनिवेश जहाँ से उसको कच्चा माल मिलता है और उसका तैयार माल बिकता है उपनिवेशों में, यदि इस संबंध को विच्छेद कर दिया जाए, यह संबंध तोड़ दिया जाए, तो किसी प्रकार उसका व्यापार वाणिज्य रोक दिया जाएगा, और रोक दिया जाए तो बनियों का वह देश अपने आप संधि की आसना करेगा। लेकिन नेपोलियन ने यह निश्चय किया कि इंग्लैंड में बना कोई भी माल यूरोप के बाजार में नहीं आने दिया जाए, यह नेपोलियन ने निश्चित किया। अर्थात इंग्लैंड को सामुद्रिक तटों पर पराजित किया जाए। तो 21 नवंबर 1806 को नेपोलियन ने बर्लिन से एक आदेश जारी किया, जो बर्लिन आदेश के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा ब्रिटिश द्वीप समूह का व्यापार निषिद्ध कर दिया गया है। इंग्लैंड जो द्वीप है उसका व्यापार उसको मना कर दी, और यूरोप के सभी बंदरगाह इंग्लैंड के जहाज़ों के लिए बंद कर दिए गए, और आदेश का उल्लंघन करके इंग्लैंड से आने वाले जहाज़ों को माल सहित जब्त कर लेने को कहा गया। लेकिन इस समय यूरोप के अधिकांश देश नेपोलियन से आतंकित थे। नेपोलियन की इस नीति ने इंग्लैंड के लिए ज़बरदस्त चुनौती थी, परंतु इंग्लैंड इससे विचलित नहीं हुआ, और उसने इसका उत्तर ऑर्डर्स इन काउंसिल करके दिया। अब ऑर्डर्स इन काउंसिल क्या है? उसने नेपोलियन के उपयुक्त आदेश को मानने वाले जो देश हैं, उन देशों के बंदरगाह की नाकेबंदी करके उनके जहाज़ों को जब्त करना और उसके साथ व्यापार बंद करने की चेतावनी दी। प्रत्युत्तर में नेपोलियन ने मिलान नगर से एक और आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि किसी भी देश का जहाज यदि इंग्लैंड के बंदरगाहों से होकर गुजरेगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। तो महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की अद्भुत सोच थी। उसका उद्देश्य इंग्लैंड के व्यापारिक प्रभुत्व को समाप्त करके फ्रांस को यूरोपीय व्यापार का केंद्र बनाना। लेकिन जैसा कि इतिहासकार हेजेज ने कहा, इसके लिए उसे सर्वत्र नियंत्रण लागू करना आवश्यक था, और इस बात की जरूरत थी कि महाद्वीप में इंग्लैंड के माल का आना पूर्ण रूप से रोक दिया जाए, और कोई भी ऐसा मार्ग न रहे जहां कोई यूरोप में उसका प्रवेश हो सके। तो इंग्लैंड भी हथियार डाल सकता था, जबकि उसके लिए सभी बाजार बंद हो जाएं। तो इस तथ्य ने नेपोलियन भली भांति वो परिचित था, और यही कारण है कि कदम कदम पर उसकी नीति कार्य उससे प्रभावित हो रहे। परिणाम स्वरूप एक ऐसे घातक आक्रामक युद्धों में उलझता चला गया, जिसकी वजह से अंत में उसे सब कुछ खोना पड़ा नेपोलियन को। महाद्वीपीय नीति के परिणाम नेपोलियन यूरोप के लिए आत्मघातक सिद्ध हुए। अब किस तरह से आत्मघाती सिद्ध हुए? इंग्लैंड की सशस्त्र सेना, जल सेना ने यूरोपीय देशों के समुद्र तटों की इतनी सख्त नाकेबंदी की कि यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों से संबंध विच्छेद हो गए और माल का आना जाना बंद हो गया। इसके परिणाम स्वरूप चीज़ों के भाव में वृद्धि हो गई, माल का आना जाना बंद हो गया तो, और कालाबाजारी और तस्करी बढ़ गई। इससे सभी लोग परेशान हो गए, और बहुत से देशों ने चोरी छिपे इंग्लैंड के सामान मंगवाना शुरू कर दिया। तो और स्वयं नेपोलियन को अपने सैनिकों के लिए चोरी छिपे इंग्लैंड से जूते मंगवाने पड़े। लेकिन ऊपरी तौर पर उसने सख्ती के साथ इस व्यवस्था को जारी रखने का प्रयास किया। स्वीडन ने स्पष्ट रूप से उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। इस पर नेपोलियन ने रूस पर दबाव डाला
कि वह स्वीडन के अधीन फिनलैंड को हड़प ले और हो सके तो स्वीडन के बंदरगाहों पर भी अपना अधिकार कर ले। तो हॉलैंड के शासक लुई बोनापार्ट, जो नेपोलियन का सगा भाई था, अपने राज्य के हित को देखते हुए इस नीति का विरोध किया उसने, और नेपोलियन ने उसे शासक पद से हटा दिया। हॉलैंड को फ्रांसीसी साम्राज्य मिला लिया गया और पोप ने भी उसकी इस नीति का विरोध किया। नेपोलियन ने पोप का राज्य भी छीन लिया, उसे वेटिकन में कैद कर दिया गया। पुर्तगाल स्पेन के साथ मिलकर के पुर्तगाल पर आक्रमण किया और पुर्तगाल को जीतकर फ्रांसीसी साम्राज्य में मिला लिया गया। इस अवसर पर नेपोलियन ने कहा था, ब्रांगजा के वंशज का पतन इस बात का एक सबूत है कि जो कोई भी अंग्रेजों का दमन पकड़ता है उसका नाश अनिवार्य है। इस प्रकार महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण नेपोलियन ने अपने सभी मित्रों को असंतुष्ट कर दिया। सभी मित्र जो थे वो असंतुष्ट हो गए, यानी कि आखिरकार जो है ये महाद्वीपीय प्रणाली उसकी असफल रही, इसमें नेपोलियन असमर्थ रहा। उसके बाद पोप से शत्रुता नेपोलियन की, पोप से शत्रुता। तो पतन का पहला कारण तो महाद्वीपीय प्रणाली रहा, दूसरा पोप से शत्रुता, और उसके बाद पतन के कारणों में इसमें नेपोलियन की महत्वाकांक्षा, नेपोलियन की महत्वाकांक्षा। वैसे उत्थान के बाद पतन यह प्रकृति का नियम है, जो जिस तरह से नेपोलियन का उत्थान हुआ उसी प्रकार से जो है उसका पतन हुआ। एक सामान्य सैनिक से वह किस प्रकार से फ्रांस का सम्राट बना, लेकिन वाटरलू के मैदान में उसे सम्राट पद और साम्राज्य दोनों से हाथ धोना पड़ा। जिसमें क्या कारण थे, जिसमें नेपोलियन की महत्वाकांक्षा, यानी कि नेपोलियन बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गया था और समूचे यूरोप को अपने अधिकार में करना चाहता था। लगभग 40 युद्ध लड़ने पड़े उसको इसके लिए, और अधिकांश में उसको सफलता मिली। इन सफलताओं ने जो है उसको सेनानायक बना दिया, लेकिन सभी सफलताओं का श्रेय वो स्वयं लेने का प्रयास करता था, जिससे उससे कई विश्व जो सेना नायक थे वो नाराज रहते थे। दूसरी बात, नेपोलियन ने यह नहीं सोचा कि प्रत्येक युद्ध उसके लिए एक नया शत्रु पैदा कर रहा है, तो इस महत्वाकांक्षी की वजह से जो है अनेक शत्रु बन गए उसके। दूसरी बात, शारीरिक शक्तियों का कमजोर होना। एक तो नेपोलियन की महत्वाकांक्षा, शारीरिक शक्तियों का कमजोर होना। तो नेपोलियन जो है शूरवीर सेना नायक था, लेकिन अनेक युद्धों में उसने असाधारण सैनिक योग्यता का प्रदर्शन किया। लेकिन आखिरकार जो है मनुष्य तो मनुष्य होता है, नित्य प्रति उम्र जो है उसकी ढलती गई और वह थकता गया, वह अधिक मोटापा और आराम प्रिय हो गया, विलासी हो गया। परिणाम स्वरूप परिश्रम और काम करने की उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती गई, और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद प्रशासनिक कार्यों के प्रति बिल्कुल उदासीन हो गया। जो नेपोलियन की दिन रात काम करने तथा अन्य मंत्रियों और सलाहकारों के साथ घंटों मंत्रण करने का अभ्यस्त था वो, अब प्रशासनिक कार्य के लिए कुछ ही समय, कुछ ही घंटे दे पाता है। उसके अलावा चारित्रिक दुर्बलताएं, चारित्रिक दुर्बलताएं। नेपोलियन में चारित्रिक दुर्बलताओं में कमज़ोर हो गया था वो, और क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था, जल्दी आवेश में आ जाता था। इसी कारण उसने विजित देशों के प्रति कभी उदार व्यवहार नहीं किया और अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ाता गया। इसमें जो है नेपोलियन का स्वभाव जिद्दी हो गया, जो उसके पतन का कारण बना। वह समझता था कि जो मैं सोचता हूँ वह ठीक है। सम्राट के बाद उसने अपने योग्य सलाहकारों की राय भी मानना बंद कर दिया। स्वयं के अतिरिक्त वह किसी
की भी उन्नति देखने को उत्सुक नहीं था, उसका पतन स्वाभाविक था। केवल समय का इंतजार था और वाटरलू के मैदान में वो समय आ गया था। उसके बाद भाई भतीजावाद अपनाया उसने। भाई भतीजावाद प्रारंभ में जो है नेपोलियन सरकारी पदों को जो है योग्य व्यक्तियों के लिए खोल दिया था प्रारंभ में, लेकिन सम्राट बनने के बाद जो है वह भी भाई भतीजावाद के चक्कर में फंस गया। उसने अपने एक भाई लुई को हालैंड का राजा बना दिया, दूसरे भाई जेरोम को जो है वेस्टफेलिया का राजा बना दिया, तीसरा भाई जोसेफ को स्पेन के सिंहासन में बैठा दिया, उसकी माता राजमाता को पदवी दे देगी, और उसने अपने सौतेले पुत्र यूजेन को उत्तरी इटली का वायसराय बना दिया गया। बहनों को भी पर्याप्त मान सम्मान दिलवाया और एलिस को लुक्का की राजकुमारी बनवा दिया गया। एक और बहन कैरोलिना, इसका विवाह अपने सेवानिवृत्त सेनापति मुरा के साथ कर दिया गया और मुरा को नेपल्स का राजा बना दिया। इस प्रकार उसने अपने परिवार के लगभग सभी सदस्यों को उजागर कर दिया और क्रांति ने जिस निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष करके उसे उखाड़ फेंका था, नेपोलियन ने नए रूप में उसकी निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद को वापस जमा दिया। उसके अलावा नेपोलियन का अधिनायकवाद, नेपोलियन का अधिनायकवाद यानी कि जनप्रतिनिधि का अभाव। जैसे जैसे नेपोलियन की स्थिति मजबूत होती गई, उसने निरंकुशता घर करती गई उसके अंदर, जिसका अंतिम सोपान अधिनायकवाद। निरंकुशता से जनता में भय और आतंक उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन निष्ठा और समर्थन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फ्रांस के बाहर उसने मनमाने ढंग से पुराने राजवंश और राज्यों का विघटन कर नए राज्य बनाए। फ्रांस के अंदर उसने स्थानीय शासन व्यवस्था के निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर दिया और निर्वाचित अधिकारियों के स्थान पर अपने विश्वस्त अधिकारियों को नियुक्त किया, जो केवल उसी के प्रति उत्तरदायी थे। इससे स्थानीय नागरिक अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध करने की सुविधा और स्वतंत्रता से वंचित हो गए। इसके अलावा फ्रांस की जनता को यह बात भी खटकने लगी, वास्तव में उसने शासन व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का अभाव हो गया और नेपोलियन ने जनता को केवल सामाजिक समानता प्रदान की। लोकमत और स्थानीय शासन के अभाव में जो है उसके साम्राज्य की नींव खोखली हो गई, केवल समानता प्रदान की उसने। इसके अलावा सैनिक दुर्बलताएं। नेपोलियन का साम्राज्य उसके व्यक्तित्व और उसकी सैनिक शक्ति पर आधारित था। जब तक उसके व्यक्तित्व में प्रतिभा विद्यमान रही, चमत्कार बना रहा, तब तक फ्रांसीसी और दूसरे लोग भी उससे दबे रहे। लेकिन प्रतिभा और चमत्कार के खत्म होते ही लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, और यही बात उसकी सैनिक शक्ति पर लागू होती है। शक्ति पर आधारित साम्राज्य भी तभी तक फलता फूलता है जब तक शक्ति मौजूद है। शक्ति नष्ट हुई कि साम्राज्य छिन्न भिन्न हुआ। शुरू में नेपोलियन की सेना के सामने एक आदर्श था, और वो आदर्श था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के लिए लड़ रहा। लेकिन नेपोलियन ने इन आदर्शों की अवहेलना करनी शुरू कर दी, तो उसकी सेना का क्रांतिकारी जोश भी समाप्त हो गया। अब उसमें एक निरंकुश शासक की सेना पर कोई अंतर नहीं रहा। इस प्रकार शुरू में उसकी सेना राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थी, और दूसरे देशों के लोग भी अपने को निरंकुश शासन से मुक्त करने के लिए उसकी सेना की ओर आशा लगाए बैठते थे। परंतु जब नेपोलियन ने अपनी सेनाओं को दूसरे देशों में रखना शुरू कर दिया और अपनी सेना का व्यय भी उनसे वसूल किया जाने लगा, तो नेपोलियन के वो जनता जो है विरुद्ध हो गई। इस प्रकार जब नेपोलियन ने दूसरे देशों के निवासियों को भी अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, तो इस तरह से जो है सेना का राष्ट्रीय स्वरूप वो समाप्त हो गया। इसके अलावा नौ शक्ति की दुर्बलता, पतन का एक कारण ये भी रहा कि फ्रांस की नौशक्ति जो थी वो दुर्बल थी। भाई स्थल युद्धों में यूरोप की सभी देशों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की उसने,
परंतु जो है इंग्लैंड को पराजित करने में वो असफल रहा। इंग्लैंड उसका प्रमुख और प्रबल शत्रु था, वहीं नेपोलियन के विरुद्ध बार बार गुटों का निर्माण कर रहा था वो, और गुट में सम्मिलित होने वाले देशों को सैनिक साथ समान की मदद करता था। इंग्लैंड को अपनी श्रेष्ठ नौ शक्ति, जल शक्ति और अपनी सुरक्षा का भय नहीं था। उसके जहाजी बेड़ों को परास्त करना आसान काम नहीं था। नेपोलियन को 2 बार इंग्लैंड के जहाजी बेड़े के हाथों परास्त होना पड़ा था। फ्रांस की नौसैनिक शक्ति दुर्बलता के कारण ही नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था असफल रही थी। इसके अलावा महाद्वीपीय व्यवस्था जो भी अपन ने पढ़ा है, भाई इतना कहना ही पर्याप्त होगा महाद्वीपीय व्यवस्था के संबंध में कि महाद्वीपीय नीति के परिणाम नेपोलियन यूरोप के लिए जो है आत्मघातक सिद्ध हुआ। इंग्लैंड की सख्त जो है समुद्री नाकेबंदी ने यूरोपीय देशों को उनके उपनिवेशों से संपर्क काट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चीज़ों के भाव बढ़ गए और जनता परेशान हो गई। लोगों को असंतोष बढ़ता गया। जिस किसी ने इस नीति का विरोध किया, नेपोलियन ने उसका विरोध भी सख्त कर दिया। उसने अपने भाई लुई को हॉलैंड सिंहासन से हटा दिया और पोप का राज्य छीन लिया, जिसको वेटिकन में कैद कर दिया। पुर्तगाल को जीतकर फ्रांसीसी साम्राज्य मिला ली गया। रूस के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस प्रकार महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण जो है सभी मित्र असंतुष्ट हो गए। इसके अलावा पोप से शत्रुता वो पड़ी। इसके अलावा जो है स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी इसके पतन का कारण रहा। स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन भी, स्पेन का राजा नेपोलियन का घनिष्ठ मित्र था और उसने नेपोलियन को जो जनधन और सामग्री से भरपूर सहायता की थी, परंतु जब साम्राज्य लोलुप नेपोलियन ने उसे सिंहासन से हटा दिया और भाई जोसेफ को स्पेन का राजा बना दिया, तो स्पेन की जनता उसके विरुद्ध खड़ी हो गई और स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन ने इंग्लैंड को यूरोप की धरती पर पैर टिकाने का अवसर प्रदान कर दिया। स्पेन ने राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए नेपोलियन को एक बहुत बड़ी सेना स्पेन में रखनी पड़ी, फिर भी उसे सफलता नहीं मिली और स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन उसके लिए नासूर बन गया। इसके अलावा फ्रांस की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई बार बार युद्ध करने से। इसमें कोई संदेह नहीं कि नेपोलियन के आर्थिक सुधार और विजित देशों से प्राप्त धन संपदा ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को काफ़ी मजबूत किया, लेकिन लगातार युद्ध और महाद्वीपीय व्यवस्था ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को डगमगा दिया। नेपोलियन ने राष्ट्रीय साठ ने भी राजकीय को क्षति पहुंचाई और विवश होकर के सरकार को जनता पर अनेक कर लगाने पड़े। इससे जनता का असंतोष बढ़ गया। इस प्रकार से जो है नेपोलियन का ये पतन हुआ। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा नेपोलियन का किस प्रकार से उदय हुआ और उसकी क्या उपलब्धियां रही है, नेपोलियन की उपलब्धियां और पतन के कारण, ये पतन के कारण और प्रकार से ये चैप्टर नेपोलियन बोनापार्ट। इसके अलावा अगला टॉपिक प्रतिक्रियावाद का युग।